साइंस पर पुनः आपका स्वागत है। कल के वीडियो में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, लास्ट की बात को मैं अच्छी तरह बोल नहीं पाया और फिर ऐसे ही रह गया था। कल अपन चल रही थी कोई भी देश है तभी तक प्रोग्रेस नहीं कर सकता तब तक वहां की कानून और व्यवस्था अच्छी नहीं हो गई। और मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिए थे और मैंने ये कहा था कि गुड गवर्नेंस यानी सुशासन, गुड गवर्नेंस का मतलब होता है सुशासन के मानक क्या है, जहां कमजोर है, सुशासन के मानक क्या कमजोर होता है ना, वहां क्या होते हैं इंडस्ट्री वगैरह नहीं लग पाती हैं। जो व्यापारी जो लोग हैं, जो उद्योगपति है, वही मतलब क्या है अपना निवेश करेंगे जहां पर क्या हो उस देश की कानून व्यवस्था अच्छी हो। अब अफगानिस्तान में जाकर के कोई है निवेश नहीं करेगा, करेगा क्या? पाकिस्तान थोड़ा ही करेगा। और मैंने ये भी बताया था कि जो जो क्षेत्र है अशांत क्षेत्र होते हैं ना, वो क्या करते हैं विकास में पीछे रह जाते हैं, लड़ाई झगड़े में लगे रहते हैं, विकास में ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है ना। जो युद्धग्रस्त जो देश है जैसे अफगानिस्तान हुई, पाकिस्तान हुई, जहाँ व्यवस्था अच्छी नहीं है, वो क्या करते हैं दिवालिया के कगार पर पहुंच चुके हैं बीच में। और भारत में क्या है, भारत में अपनी स्थिति कुछ क्षेत्रों को छोड़कर बहुत अच्छी, कोई प्रॉब्लम है नहीं। दूसरी जहाँ पर थोड़ी बहुत समस्या है और सरकार उसको संभाल रही है, इसलिए भारत क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है। और जीडीपी का ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छा है, इसको अपन आगे पढ़ेंगे इसको। तो कानून व्यवस्था एक महत्वपूर्ण फैक्टर हो जाता है। बात आई समझ में नहीं? इसके साथ में मैंने आपको ये बताया था एक और नया कॉन्सेप्ट आता है इसमें कि सरकार कैसी होनी चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए, स्मार्ट गवर्नमेंट। स्मार्ट सिटियों भी तो है नहीं, स्मार्ट सिटी की स्थापना की जा रही है, उसी प्रकार स्मार्ट गवर्नमेंट। स्मार्ट गवर्नमेंट एस का मतलब सिंपल, एम का मतलब मोरल, ए का मतलब अकाउंटेबल और आर का मतलब रिस्पॉन्सिबल और टी का मतलब ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट है ना, मतलब अकाउंट उत्तरदायी, अकाउंटेबल उत्तरदायी, जवाबदायी और ट्रांसपेरेंसी हो। जहां पर ऐसी गवर्नमेंट होगी ना, उसको क्या बोलते हैं, आपके स्मार्ट गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है। और उसके साथ में इनके उद्योगों की स्थापना में एक बात मैंने और कही थी, तकनीक आज की तारीख में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज आप लोगों ने देखा होगा रोबोट है, रोबोटिक्स जो है ना, रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आईटी है ना, ये जमाना है। अब तो रोबोट क्या घर का भी काम करने लगे हैं, उद्योगों में काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और जहां बहुत ही ज्यादा मुश्किल इंडस्ट्री हो, जैसे आपका परमाणु भट्टी है ना, परमाणु खनिज का उत्खनन करना है और स्वास्थ्य संबंधी जहां समस्याएं हैं, वहां पर रोबोट से काम करा सकते हैं। ठीक है ना। जो कंट्री इसमें क्या होगा, टेक्निक में भी एडवांस होंगे, ठीक है नहीं, वो वहां पर इंडस्ट्री क्या हो लगेगी, अधिक लगेगी, है ना। उद्योगपति क्या करेंगे, वहां पर ज्यादा निवेश को क्या करेंगे, लेके जाएंगे, आकर्षित निवेश ज्यादा होगा। इसके साथ में मानव कुशल, मानव संसाधन, मानव संसाधन की अपन चर्चा कर ली थी। ठीक है ना। ये पॉइंट अपन ने इतने आपने पढ़ लिए थे, फिर इससे आगे अपन लोग देखते हैं। आज मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं। वैसे उद्योग दो प्रकार है, कुछ लोग उद्योग पढ़ना चाहते हैं, भारत के संबंध में उद्योग पढ़ना चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड में पढ़ना चाहते हैं। ठीक है ना। क्योंकि उद्योग को पढ़ाने में एक पढ़ने में पूरा 1 महीना लगता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं, जैसे उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। जैसे मान लीजिएगा उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो कारक में आपका नंबर 1 जो इंपॉर्टेंट कारक है वो है जलवायु। जलवायु बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है कि नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि एकमात्र कारक नहीं है, जलवायु को ही निर्धारित करता है। आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, ठीक है ना, जलवायु के ऊपर टेक्नोलॉजी से जलवायु में को से भी निपटा जा सकता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। ऐसा नहीं कि कोई जाकर अंटार्कटिका में, आर्कटिक में, साइबेरिया में क्या इंडस्ट्री नहीं लगाएगा इसमें, जहां जलवायु विषम होगी। दूसरा है धरातलीय मतलब उच्चावास है। उच्चावास क्या करता है, आपके उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करता है। उच्चावास कहाँ, जहां बहुत ज्यादा पहाड़ है, ऊंचा पहाड़ है मान लीजिएगा, ठीक है ना, और आपका कच्चा माल पास में है, तो पहाड़ के ऊपर जाकर के थोड़ी लगाएंगे इंडस्ट्री। और आपको तिब्बत के पहाड़ पर जाकर के अभी तो पॉसिबल नहीं है, हो सकता है भविष्य में लगा दे। लेकिन एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, छोटा नागपुर जो पठार है ना, छोटा नागपुर पठार क्या करते हैं, खनिजों में बहुत धनी है।
एक्चुअली इसको पठार कहते हैं, लेकिन ये कट करके इसकी ऊंचाई बहुत कम हो गई है ही नहीं ऊंचाई। दूसरा जो पठार होता है, पठार की संरचना ऐसे होती है, टैबलेनुमा संरचना होती है, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जहाँ जलवायु भी क्या हो, विषम हो और ऊंचाई बहुत अधिक हो, वहां क्या करता है, इंडस्ट्री को स्थापित करना मुश्किल होता है, ठीक है। और इसके बाद में जो महत्वपूर्ण जो फैक्टर है वो कौन सा है, और कच्चा माल, ठीक है ना, नहीं जी, कच्चा माल। और फिर आपका है परिवहन के साधन, परिवहन और संचार, ठीक है ना। अब कच्चा माल ये है, मान लीजिए बहुत सारे उद्योग है, मैं आगे चीज बताऊं, एक तो बाहर से उद्योग है, मान लीजिए सीमेंट है या लोह इस्पात का उद्योग है, तो उसमें मान लीजिएगा कि अपन कुछ चीज लेकर के वहां पे जाते हैं, उसमें बाहर से होता है, तो कोशिश की जाती है जहाँ कच्चा माल हो ना नजदीक हो वहीं इंडस्ट्री स्थापित की जाए। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है, इलेक्ट्रॉनिक्स कोई उद्योग है या सूती वस्त्र उद्योग है, तो उसमें कच्चा माल कोई महत्व नहीं रखता है, ठीक है, ज्यादा कोई महत्व नहीं रखता उसका, क्योंकि उसमें बाहर से नहीं होता है। बाहर से का मतलब क्या हुआ, मान लो 100 किलो का सूती वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र है, कपास है, तो लगभग इतना ही कपड़ा बन जाएगा, नहीं बनेगा क्या। कोई इलेक्ट्रिक की चीज है या इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज है, तार वगैरह लेके गए 100 किलो, तो लगभग उतना ही बन जाएगा जो अगली चीज है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो बेचने के लिए भी तो लेके जाना पड़ता है, नहीं लेके जाना पड़ता है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, कानपुर में सूती वस्त्र उद्योग वैध प्रमाण पर स्थापित हुआ है, जबकि कपास की क्या है, और कपास का उत्पादन यूपी में बहुत कम है, समझ आए बात को, नहीं है ऐसे। मान लो रिफाइनरी है स्थापित कर दी कहाँ पर, बठिंडा में, मथुरा में, ठीक है ना। यहाँ तो पेट्रोल थोड़ा ही है, बाहर से लेके आते हैं, कहाँ से, पाइपलाइन से वगैरह से, ठीक है ना। यहाँ पर बाजार है इसलिए स्थापित कर दिया, ठीक है ना। तो अगला जो परिवहन और संचार हो गया, और इसके बाद में जो महत्वपूर्ण चीज हो गया कुशल श्रम। कुशल श्रम इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि श्रमिक तो जहाँ मजदूरी मिलती है, उनको वेतन वगैरह मिलेगा तो वहां पहुंच जाते हैं। फिर भी जो ट्रेंड जो होता है ना, स्केल जो लेबर होता है, वो क्या करता है, प्रवास, एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवास कम करता है, ठीक है ना। इसलिए श्रम भी क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है नहीं है। मान लीजिए आपको बताऊं, जैसे शहर में है, शहर में पढ़ाने वाला आदमी है, टीचर प्राइवेट स्कूलों में मिल जाते हैं आसानी से, ठीक ठाक, लेकिन गांव में तो टीचर मिलते ही नहीं, जाते ही नहीं शहर के लोग, समझिए बात को, ऐसे ही होता है। ट्रेंड होते हैं, उनकी समस्या होती है, यहाँ तो मजदूर मिल जाते हैं बहुत सारा। और मैंने आपको कल भी बताया कि हमारे यहाँ कुशल जो श्रमिक है ना, वो उनकी बहुत कमी है। और हमारे यहाँ के श्रमिक की क्या है, उत्पादकता है ना, दक्षिण कोरिया की तुलना में, जापान की तुलना में बहुत ही कम है, वो ज्यादा काम नहीं कर पाता है। और हमारे यहाँ 5 लोग जितना काम करते हैं उधर वहां का 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति काम कर जाते हैं बीच में, समझे मेरी बात को, नहीं। और इसके बाद कुशल श्रम का होना चाहिए, और इसके बाद में पूंजी भी होनी चाहिए। ये सब कब होगा, पूंजी तो मस्ट है, ये सब आपको कच्चा माल चाहिए या श्रमिक चाहिए, तो श्रमिक को आपको वेतन देना पड़ेगा, ठीक है नहीं। और परिवहन को आपको भाड़ा देना पड़ेगा, और संचार में है बिल सॉरी क्या कहते हैं, मोबाइल का बिल देना पड़ेगा, ठीक है। कच्चा माल है उसको खरीदना पड़ेगा, पूंजी तो चाहिए, पूंजी तो मस्ट है नहीं है। और पूंजी कर दिया, ये कर दिया, उसके बाद में पानी भी चाहिए, वहां पीने के लिए पानी होना चाहिए, नहीं हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्री में पानी ज्यादा चाहिए और किसी में कम चाहिए, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई है। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ, बिजली एंड ऊर्जा। ऊर्जा तो आधारभूत ढांचे का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, शुरुआत में आना चाहिए, अपनी अपनी जगह सब इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में क्या करेंगे अपन, और आपके इसके बाद में आपका उच्च तकनीक, ठीक है। आसपास क्या होना चाहिए, शहर वगैरह होना चाहिए जहां पर तकनीकी सुविधा उपलब्ध हो। और इसके बाद में सरकार की नीति है कि नहीं है, सरकार की नीति। और बहुत सारी क्या करते हैं, सरकार क्या करती है, भिलाई में या लोह इस्पात का जो कारखाना स्थापित किया गया ना, उसका कारण था सरकार की नीति। वो पेशा क्षेत्र था, सरकार चाहती थी लोह इस्पात का कारखाना क्या करें, स्थापित करेंगे, ठीक है ना। मतलब सरकार ने चाहा तो वहां पर इंडस्ट्री स्थापित हो जाएगी, एक इंडस्ट्री स्थापित हो गई तो ये क्या करता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र है, निजी जो निवेश है उसको उत्प्रेरित करता है। सरकार आगे अगुवाई होती है तो निजी निवेश भी पीछे आता है। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई, ठीक है। और इसके बाद में मुख्य बातें ये हो गई, जो कोई भी उद्योग स्थापित होगा तो उसको प्रभावित करने वाला कारक है जलवायु, उच्चावास,
और क्या बोलते हैं, कच्चा माल, परिवहन, संचार, कुशल श्रम, पूंजी, पानी, ऊर्जा, उच्च तकनीक और सरकार की नीति। ठीक है, और एक सरकार की नीति में कानून व्यवस्था, ये तो पहले बता दिया है ना। कानून और विकास के लिए सबसे पहली जो शर्त होती है विकास की, प्रथम शर्त है वो क्या है, शांति। ठीक है ना, जहां लड़ाई झगड़ा होगा वहां पर इंडस्ट्री जाकर कौन लगाएगा, है? अगर वहां उद्योग धंधे लगाएंगे तो अभी क्या होगा, अगर अव्यवस्था फैली वहां तो लोग वहां से लेकर के चले जाएंगे वहां से, है ना, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। अब मैं आपको बताऊं, ये तो उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक है, अपने इसकी चर्चा की है, लेकिन इसमें से कोई भी अपने आप में फुलफिल नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण अगर इसको प्रभावित करने वाला जो फैक्टर होता है ना, वो होता है तकनीक और मानव संसाधन। अब मुझे एक चीज बताओ, अपन जापान को अगर देख लेने, जापान क्या में कच्चे माल की तो बहुत कमी है, ठीक है ना। जापान क्या करता है, अधिकांश जो उद्योग है ना उनका कच्चे माल का क्या करता है, आयात करता है। फिर भी वो विश्व के क्या करते हैं, विकसित देशों में से एक है। और जहां तक लौह इस्पात उद्योग की तो बात है, विश्व में दूसरे नंबर पर लौह इस्पात के दूसरे या तीसरे स्थान पर, पहले भारत तीसरे स्थान पर था, शायद भारतीय साथ दूसरे स्थान पर आ गया है, ठीक है। चीन पहले स्थान पे है। और जापान की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 12 करोड़ है, कम हो रही है, ये भी समस्या है। रूस भी इस बात से क्या कर रहा है, रूस में भी ये प्रॉब्लम है, रूस की भी समस्या, जनसंख्या कम हो रही है, ठीक है ना। जापान में भी कम होने की और अग्रसर हो रही है। इसलिए कहते हैं कभी कभी ये पूछते हैं कि भाई जनसंख्या को रोकने का सबसे बड़ा उपाय क्या है, सबसे जनसंख्या का नियंत्रण का सबसे बड़ा जो विरोध है ना वो है आर्थिक विकास, ठीक है ना। तो फिर भी उसने तरक्की की है, तो उसका कारण क्या है, जब वहां का कुशल मानव संसाधन और उच्च तकनीक। आपके ताइवान है, ताइवान पूरे वर्ल्ड में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, मानव संसाधन और उच्च तकनीक के कारण। इजराइल क्या करता है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है कि नहीं इजराइल, क्यों है, क्योंकि कुशल मानव संसाधन है और उसके बाद टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। ये फुहारा जो पद्धति है ना, फुहारा जो पद्धति, ये जो क्या करते हैं, हाँ, वो वहीं से लेके आए हैं। और हर साल क्या करते हैं, भारत राजस्थान सरकार के जो कृषि मंत्री है वहां पर यात्रा करने के लिए जाते हैं, जाते हैं नहीं जाते हैं? आपको पता है ये जो इजराइल की जो भूमि कैसी है, पता है क्या है? इजराइल की भूमि बिल्कुल पथरीली है, जैसे अपने यहाँ मकरे होते हैं ना, कठोर, कुछ भी नहीं होता, ऐसी है। फिर भी इजराइल के लोगों ने क्या किया पता है, लंबे लंबे खंबे खोद दिए ऊपर, खंभा के ऊपर, जैसे अपन कपड़े सुखाते हैं तड़ी बांध देते हैं, नहीं बांध देते, बांध के वहां पर गमला लगा दिया। गमला लगा करके उसके पानी है ना, पानी की इजराइल में बहुत कमी है, इसे लेजर से पानी जाता है ना, वो उसके जड़ के अंदर देते हैं ताकि पानी का वाष्पीकरण नहीं हो, पौधे को पानी मिलता रहेंगे। और कृषि उत्पादों में इजराइल बहुत आगे है। इजराइल का क्षेत्रफल कितना है पता है, 17 या 18 हजार वर्ग किलोमीटर है। और बाड़मेर का क्षेत्रफल 28,000 वर्ग किलोमीटर, जैसलमेर का कितना है, 38,000 वर्ग किलोमीटर। बहुत छोटा देश है, इसने इतनी तरक्की की है, उसका कारण क्या है, तो ये महत्वपूर्ण अवस्थिति होती है। ये सही बात है कि उद्योगों की अवस्थिति को ये कारक प्रभावित करते हैं, लेकिन उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर है ना ये है। बहुत सारे देश है जिन्होंने तरक्की की है विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी, जैसे रूस में कोई संसाधन की कमी नहीं है, अमेरिका में भी खूब संसाधन है, चीन में भी खूब संसाधन है, भारत में भी संसाधन खूब है, ठीक है, लेकिन भारत प्रोग्रेस कर रहा है। पाकिस्तान में भी कोई समस्या नहीं, पाकिस्तान भी अच्छे संसाधन है, पाकिस्तान की जो जमीन है ना बहुत उपजाऊ है, ठीक है ना, नदियां जो चलती है वहां की। बांग्लादेश है, मान लीजिएगा, बांग्लादेश की जमीन भी बहुत उपजाऊ है, ठीक है ना। और ये महत्वपूर्ण चीज हुई। कल अपन ये एक चैप्टर पढ़ा है, कल और अपन क्या करेंगे आगे, इससे संबंधित है ना 2-3, मतलब क्या है, जैसे कृषि के विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक है, इस तरीके के सारे पढ़ के फिर अपन एक चैप्टर अगला 1-2 चैप्टर देखेंगे उसको, ठीक है ना। ओके बाय, थैंक्स।